नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 12th के टॉपिक्स में एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में हम लोगों ने अभी तक चार्ज की डिटेल को कंप्लीटली पढ़ा। चार्ज के आगे अब फोर्स की बात करेंगे, तो आप एनसीईआरटी अपनी ओपन कर सकते हैं। ये है कूलम्स लॉ, तो हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम ने जो लॉ दिया बच्चों, वो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है और एक्सपेरिमेंट से कूलम ने पता लगाया फोर्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो इसमें क्या क्या अंडरलाइन करना है वो देख लीजिए, क्या समझना है और क्या अल्टरनेटिव मेथड हो सकते हैं हमारे पास, कन्वेंशन जो फॉलो किए हैं वो किस तरह से हैं। तो वो जो बारीकियां हैं फाइन डिटेल वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कूलम्स लॉ बेसिकली आप लोग फैमिलियर तो हैं ही सही, फिर भी हम देख लेते हैं दोबारा। कूलम्स लॉ इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पहली बात, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। व्हेन द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम, तभी हम उनको पॉइंट मान सकते हैं। द साइज में बी इग्नोर्ड एंड द चार्ज बॉडीज आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस, तभी आप इसको लगा सकते हैं। कूलम मेजर्ड द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड फाउंड दैट इट varied inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to product of magnitude of the two charges and acted along the line joining two charges। बच्चों जो लास्ट लाइन है acted along the line joining two charges, it means Coulomb's law से जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, it is central force, central in nature। Thus if 2 point charges Q1 Q2 are separated by distance r in vacuum, the magnitude of the force F between them is given by, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कहाँ से आया? F प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 के, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R स्क्वायर के। प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया तो कांस्टेंट लगा। स्मॉल के से हम इसको दिखाने वाले हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। हाउ डिड कूलम अराइव एट दिस लॉ फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स? तो बच्चों कूलम ने यूज किया था एपरेटस जो उसने खुद डिजाइन किया था, torsion balance for measuring the force between two charged metallic spheres। A torsion balance is a sensitive device to measure force। ये काम की डिटेल है बच्चों, तैयार करनी है। It was also used later by Cavendish to measure the very feeble यानी बहुत कमजोर gravitational force between two objects to verify Newton's law of gravitation। तो सुनने में या समझने में ऐसा लगता है कि केवेंडिश ने पहले इस्तेमाल किया होगा, कूलम ने बाद में, बट द फैक्ट इज कूलम ने बनाया था टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन जो नाम है ट्विस्टिंग एक्शन से आया बच्चों। जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम कह सकते हैं टॉर्जन। तो टॉर्जन बैलेंस बनाया था कूलम ने, जिसका इस्तेमाल कूलम ने अपने लॉ के लिए किया। साथ ही साथ केवेंडिश ने भी कैपिटल जी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए उस टॉर्जन बैलेंस का इस्तेमाल किया। तो मेटलिक स्फीयर्स यहाँ पर यूज किए गए। When the separation between two spheres is much larger than the radius of each sphere, तो हम उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर पाए। The charge spheres may be regarded as point charges. However, the charges on the spheres were unknown, वो नहीं पता थे। To begin with, how then could be discover a relation like 1.1 जो इक्वेशन है, तो वो उसकी थ्योरी यहाँ पे हम इसमें किताब में हमको समझाई गई है। कूलम थॉट ऑफ द फॉलोइंग सिंपल वे, उसने क्या तरीका निकाला। जैसे जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम समाधान ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे शेयर करूं पैरेलल डिटेल, यंग जिसने इंटरफेरेंस को सबसे पहली बार स्टडी किया था, यंग के टाइम में कोहेरेंट सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। ऐसे ही सुन लेना, अगर पढ़ रखा है तो ठीक है, रिवीजन हो गया, नहीं पढ़ रखा है तो ऐसे सुन लेना, दिमाग में कहीं ये जाकर स्टोर कर लेना, एक्सेप्टेंस देना इसको, है ना। तो यंग के टाइम में कोहेरेंट सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, जबकि इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए 11 में आपने साउंड के लिए इंटरफेरेंस अगर पढ़ा है तो कोहेरेंसी इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो सोर्सेज कैसे चाहिए थे? कोहेरेंट चाहिए थे। अब दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज केवल और केवल तभी कोहेरेंट हो सकते हैं अगर वो दो लेजर हैं, लेजर से ऑब्टेन है। अब यंग के टाइम में लेजर तो थी नहीं, तो फिर उसने सॉल्यूशन क्या निकाला उसका कि एक ही पेरेंट सोर्स से दो डॉटर सोर्सेस बनाए, जिससे कि उनके बीच कोहेरेंसी कंडीशन मेंटेन हो सके। तो यहां पर हम देखते हैं कूलम ने क्या तरीका निकाला।
Coulomb thought of the following simple way. Suppose the charge on a metal sphere is q. If the sphere is put in contact with an identical uncharged sphere, तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, द चार्ज विल स्प्रेड ओवर द टू स्फीयर्स. बाय सिमेट्री दोनों पे आधा आधा चल जाएगा बच्चों. द चार्ज ऑन ईच स्फीयर विल बी q by 2. रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट चार्जेस q by 2, q by 4 etc. ऐसा हम कर सकते हैं. Coulomb varied the distance for a fixed pair of charges and measured the force for different separations. अलग अलग distances के लिए उसने force निकाला. He then varied the charges in pair, reverse भी किया उसने, keeping the distance fixed for each pair. Comparing forces for different pairs of charges at different distances, Coulomb arrived at the relation equation 1.1. अब आप अगर घर पे एक एक्टिविटी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास क्या होना चाहिए, एक सेंसिटिव तराजू, जिसको हम बोलते हैं, जैसे रसोई में काम करने के लिए हम यूज करते हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आते हैं. अगर आपके पास एक सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिसमें पेन लगा हुआ नीचे पलड़ा, कोई वजन उस पर रखते हैं तो वो सेंस करता है, तो आप इस तराजू का इस्तेमाल करके, और अगर आपके पास मैग्नेट्स हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, जो बिल्कुल सिमिलर लॉ है. वहां पर आप देखेंगे डाइपोल डाइपोल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल का दूसरे डाइपोल से इंटरेक्शन होगा, और ये रिलेशन आप निकाल पाएंगे जो इससे डिफरेंट होगा. डिफरेंट क्यों होगा ये हम आगे सीखेंगे. जैसे हम डाइपोल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वहां पर हम सीखेंगे डाइपोल की वजह से ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ भी जा सकता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल r4 भी चले जाता है. तो वो कैसे होता है हम आगे सीखेंगे. तो अभी वापस इस पे फोकस करते हैं. रिपीटिंग दिस प्रोसेस वी कैन गेट चार्जेस. कूलम वैरीड द डिस्टेंस, ये सब उसने किया, फिर चार्जेस को उसने वैरी किया और इस रिजल्ट तक पहुंचा जो कि इक्वेशन 1.1 है. Coulomb's law, a simple mathematical statement, was initially experimentally arrived at in the manner described above, while the original experiments established it at a macroscopic scale. It has also been established down to a subatomic level, यानी बहुत कम distances के लिए भी valid है बच्चों. 10⁻⁻10 मीटर यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के ऑर्डर के डिस्टेंस जो कि दो एटम के बीच की दूरी होती है, उसके लिए भी कूलम्स लॉ वैलिड है, और लार्ज डिस्टेंसेस के लिए भी वैलिड है. इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लंबी दूरी तक काम करता है. कूलम डिस्कवर्ड हिज लॉ विदाउट नोइंग द एक्सप्लिसिट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. इन फैक्ट इट इज द अदर वे राउंड. Coulomb's law can now be employed to furnish a definition for a unit of charge. In the relation equation 1.1, k is so far arbitrary, ये constant था, ठीक है. We can choose any positive value of k. The choice of k determines the size of the unit of charge. उसके बेसिस पे चार्ज की यूनिट तय होगी. हालांकि अब हम क्या करते हैं, चार्ज की यूनिट हमने कूलम मान रखी है और उसके बेसिस पर k की वैल्यू हम निकालते हैं, पर उस समय k की कोई भी वैल्यू ली जा सकती थी और उसके हिसाब से चार्ज की यूनिट तय होती. इन ऐसा यूनिट अगर बात करें, वैल्यू ऑफ k इज अबाउट 9 into 10⁻⁹. The unit of charge that results from this choice is called a coulomb, which we defined earlier in section 1.4. coulomb को हम डिफाइन कर चुके हैं. वो लिंक आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से. 1 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो होगी तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा बच्चों, 1 कूलम, क्योंकि Q होता है IT. Putting this value of k in equation 1.1, we see that अगर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलम हो जाए, R 1 मीटर हो जाए, तो फोर्स होगा 9 into 10⁻⁹ न्यूटन. यहाँ से हम कूलम को रीडिफाइन कर सकते हैं. दैट इज 1 कूलम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 9 into 10⁻⁹ न्यूटन. तो ये 1 कूलम की एक और डेफिनेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ. 1 कूलम इज एविडेंटली टू बिग ए यूनिट टू बी यूज्ड. हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको महसूस करवाया था, डेटा फील करना सिखाया था. जब 100,000 करोड़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, लगभग इतने 100,000 करोड़, तब जाकर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है. तो बहुत ही बड़ी यूनिट है. इन प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन यूजेस स्मॉलर यूनिट लाइक 1 मिलीकूलम, माइक्रोकूलम. द कांस्टेंट स्मॉल k इन इक्वेशन 1.1. बच्चों कई किताबों में कैपिटल k से दिखाया है, तो ये दो कांस्टेंट हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम आ रहे हैं. कैपिटल k से अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दिखाते हैं तो स्मॉल k से इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को दिखाते हैं. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. और अगर
कैपिटल के से इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को दिखाते हैं तो स्मॉल के से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को दिखाते हैं। अभी कौन सा कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, तो जवाब है जो एनसीईआरटी में दिया वो कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी में कन्वेंशन क्या है, छोटे के से स्मॉल के से जो आप यहाँ देख रहे हैं, इससे हम किसको दिखाएंगे, इससे हम दिखाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू एयर वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹ होती है, और कैपिटल के से हम दिखाएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो ये नोटेशन हमको फॉलो करना है। इन प्रैक्टिस ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। द कांस्टेंट के इज यूजुअली पुट एज, ये के की वैल्यू होती है बच्चों 1/4πε0। तो एक नई क्वांटिटी आ गई एप्सिलॉन, ये सिंबल जो है इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, EPSILON एप्सिलॉन, फॉर लेटर कन्वीनियंस सो दैट कूलम्स लॉ इज रिटन एज F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन 0 को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में, वहां पर एक और कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी मैग्नेटिज्म में आएगी परमेबिलिटी। तो परमिटिविटी और परमेबिलिटी को दोनों को एक साथ मैग्नेटिज्म चैप्टर में डिफाइन किया गया है। अभी आप ये मान लीजिए ये वो प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी एक्चुअल में, जिसमें चार्जेस रखे गए हैं। मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो ये तय करती है कि उस मीडियम में से होकर कितना इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन हो पाएगा उन चार्जेस के बीच, क्योंकि ये जो फोर्स है ये रिजल्ट है फील्ड का। ये और बात है कि हम इस चैप्टर में फोर्स को पहले पढ़ रहे हैं, फील्ड को बाद में पढ़ रहे हैं। अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म में हम फील्ड को पहले पढ़ेंगे, फोर्स को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि फील्ड पहले आएगा तब फोर्स आएगा। जस्ट इमेजिन एक कुत्ता है अपनी गली में, दूसरा कुत्ता उस गली में आएगा, तब दोनों में इंटरेक्शन होगा, क्योंकि उनका अपना अपना एरिया है, इलाका, जो कि वो मार्क करते हैं एक टांग ऊपर उठाकर। आप समझ गए होंगे। तो एक कुत्ते का जो अपना इलाका है वो उसका फील्ड है, दूसरा कुत्ता अगर उस फील्ड में आएगा, दोनों के फील्ड में इंटरेक्शन होगा, उसकी वजह से फोर्स लगता है। उनमें लड़ाई कितनी घमासान होगी ये तय होगा कि वो लड़ाई कहाँ पर हो रही है, यानी मीडियम चार्जेस के बीच इंटरेक्शन कितना हो पाएगा, ज़्यादा हो पाएगा, कम हो पाएगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम की जिस प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा उसको कहते हैं परमिटिविटी। मान लीजिए वो दोनों कुत्ते खुले मैदान में लड़ रहे हैं तो एक दूसरे को लहूलुहान कर देंगे, पर वो ऐसी जगह लड़ रहे हैं जहां पर बहुत ट्रैफिक है सड़क पर, तो उन्हें ट्रैफिक से बचते हुए लड़ना होगा, तो एक दूसरे का नुकसान ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली कम होगा। पानी में लड़ रहे हैं तो इफेक्ट अलग आएगा। तो मीडियम का बहुत असर पड़ता है, हम समझेंगे। तो ये परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी हो गई। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 इन एसआई यूनिट, यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करके निकालें, क्योंकि हमें ये स्मॉल के की वैल्यू पता है 9 × 10⁻9 एयर और वैक्यूम के लिए, तो वहाँ से एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आती है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट बन जाएगी। जबकि के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट रिवर्स हो गई। Implicit in this is the assumption of additivity of charges and conservation. Two charges q/2 each add up to make total charge q. ये समझाया ऊपर स्टार मार्क था उसके बारे में कि एडिटिविटी चार्ज जो है नेचर में एडिटिव होता है, जो हमने एडिटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो कूलम लॉ का स्टेटमेंट हमने समझ लिया बच्चों, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने देखा। इसको कैसे एक्सप्रेस करना है वो देखते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। Since force is a vector, it is better to write Coulomb's law in vector notation. Let the position vectors of charges q1 and q2 be r1 and r2. तो ये ओरिजिन मान लिया हमने, r1 जो है q1 का पोजीशन वेक्टर, r2 q2 का पोजीशन वेक्टर। We denote force on q1 due to q2, हम नोटेशन जो यूज कर रहे हैं q2 पर लगने वाला फोर्स q1 की वजह से। तो किस पर किसके कारण, तो सबस्क्रिप्ट आप देख रहे हैं f सबस्क्रिप्ट 2 1, तो 2 पर 1 की वजह से लगने वाला फोर्स, उसको हमने किससे दिखाया, ये पहले इसकी बात कर रहे हैं, F12 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वी डू नॉट फोर्स ऑन Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला F12 और Q2 पर Q1 की वजह से लगने वाला F21. The 2 point charges Q1 and Q2 have been numbered 1 and 2 for convenience and the vector leading from 1 to 2 is denoted by R21. बच्चों यहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ या अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास में जो आपने सीखा था, अगर कोई वेक्टर है लीडिंग फ्रॉम 1 to 2 तो हम उसको डिनोट करते हैं R12 से बजाय R21 के, अगर वो 1 से 2 जा रहे हैं। कैसे, मैं याद दिला देता हूँ। ये कन्वेंशन जो यहाँ पर एनसीईआरटी में यूज़ किया है 12th क्लास में,
और इन्होंने जो 11th में यूज किया था कन्वेंशन, वेक्टर्स जब आपको सिखाए गए थे, दीज टू कन्वेंशंस आर डिफरेंट, जस्ट अपोजिट। सो मैं पुराना पहले आपको याद दिलाता हूं, उसके बाद हम वापस इस पर आते हैं। सो जस्ट सी इट, अगर यहां पर है ये 0.1, यहां कहीं है 0.2, और मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूं बच्चों, ओरिजिन को हम छोड़ देते हैं अभी, और पोजीशन वेक्टर की बात करने के बजाय सीधे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हम करेंगे। तो ये डिस्टेंस इनके बीच है r, 0.1 पर चार्ज रखा है q1, 0.2 पर चार्ज रखा है q2। q1 q2 को रिपेल करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन अगर कंडीशन है प्रोडक्ट q1 q2 ग्रेटर देन 0, यानी दोनों ही नेगेटिव होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, लाइक नेचर के होंगे। हाँ, अगर इसका उल्टा होता q1 q2 लेस देन 0 होता तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। q2 पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी में नोटेशन है वही मैं बता रहा हूँ, किस पर किसके कारण, फोर्स ऑन चार्ज एट 2 ड्यू टू चार्ज एट 1, तो सबस्क्रिप्ट क्या लगाया हमने 2, जबकि 1 पर जो फोर्स लग रहा है जो कि सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम साइज के वेक्टर से मैं दिखाऊंगा, इसको हम डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स ऑन चार्ज एट 1 ड्यू टू चार्ज एट 2, यानी सबस्क्रिप्ट लगाऊंगा मैं 1 2। अब मैं अगर एक्सप्रेशन लिखता हूं इनके लिए, तो बच्चों एक्सप्रेशन मैं ऐसा लिख सकता हूं, F21 होगा, K लिख सकता हूं मैं छोटा k, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, या 1/4πε0 लिख सकता हूं। दोनों ही सही है, आपको जो कन्वीनियंट लगे। मुझे कन्वीनियंट लगता है इतनी सारी क्वांटिटी लिखने की बजाय एक अकेला k लिखना। साथ में प्रोडक्ट में q1 q2 और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी तक ये क्वांटिटी स्केलर है, अब मुझे इसको बनाना है वेक्टर। तो वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे आसान तरीका यूनिट वेक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, पर अभी भी हमें पता नहीं चल रहा इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है। तो इसकी डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ, ये जो फोर्स F21 है, तो मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या लगाता हूँ 1 2। ये आपने सीखा था क्लास 11th में, कहाँ से आया देखिए, रेफरेंस साइड में हम चलते हैं। मेरे पास है x एक्सिस और y एक्सिस, ये ओरिजिन है। हमने सीखा था पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंसेप्ट। अगर यहाँ कोई पॉइंट है P, तो पॉइंट P की पोजीशन को अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करता हूँ किसी वेक्टर से, तो उसको हम किससे दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे हम R सबस्क्रिप्ट P, RP या ROP से हम दिखा सकते हैं। सो RP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। कोई दूसरा पॉइंट है Q और मैं उसकी पोजीशन को दिखाऊंगा किसी वेक्टर से, उसका पोजीशन वेक्टर, तो बच्चों वो होगा ROQ, या सिंपली उसको हम RQ से दिखाएंगे। अब मुझे अगर पोजीशन दिखानी है P की विद रिस्पेक्ट टू Q, तो P की पोजीशन को Q के रिस्पेक्ट में, यानी P Q के रिस्पेक्ट में कितना खिसका हुआ है, वो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो डायरेक्टेड है Q से P की तरफ। क्योंकि Q से P की तरफ जा रहा है तो उसको हम किससे दिखा देते हैं, RQP। अब आपको याद आ गया होगा, ट्राइंगल लॉ अगर मैं इसमें लगा देता हूँ, नहीं याद आया तो मान लीजिए ऐसा था, आपने लोगों ने पढ़ा था, RQP, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसमें मैं RQ जोड़ता हूँ, अगर RQ प्लस RQP, तो मुझे मिलता है रिजल्टेंट की तरह अपोजिट ओरिएंटेशन में RP। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये सीधे सीधे हो गया कि RQP किसके बराबर है, RQP बराबर है RP माइनस RQ। ये हमने सीखा था। तो ये QP बाद में जो आ रहा है वो पहले आएगा, पहले जो आ रहा था वो बाद में आएगा, ये अपने 11th में सीखा था। तो उस नोटेशन के हिसाब से F21 इतना होना चाहिए और F12 सबस्क्रिप्ट रिवर्स हो जाएंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर R कैप 2 1, क्योंकि वो डायरेक्टेड है 2 से 1 की तरफ।
ये तो हुआ कन्वेंशनल मेथड, पर अगर मैं एनसीईआरटी पे ले जाता हूँ आपको, तो जस्ट रिवर्स कन्वेंशन उन्होंने फॉलो किया है। ना वो गलत है ना हम गलत हैं। एक कन्वेंशनल मेथड है, दूसरा अनकन्वेंशनल है। जब भी आप अनकन्वेंशनल जाएंगे, जैसे एनसीईआरटी में गए हैं वो अनकन्वेंशनल, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा जैसे एनसीईआरटी में उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर देखिए आप, R21 क्या है, R21 को उन्होंने R2 माइनस R1 लिखा, हमने क्या लिखा था, R1 माइनस R2 लिखा था। दिस इज द डिफरेंस। इन द सेम वे वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1 इज डिनोटेड, तो इनको लिखना पड़ा है यहाँ पर अगर हम उस कन्वेंशन को फॉलो करते तो हमें वहाँ ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं कि क्या है ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स R21 एंड R12 इज डिनोटेड बाय R21 R12 रिस्पेक्टिवली। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर, तो डायरेक्शन डिनोट करनी है अगर 1 से 2 तो R∩1 ये हो गया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, जैसे कि हमने वेक्टर्स में सीखा था। R∩1 इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पे आना चाहिए जो मिसिंग है ना, क्योंकि दोनों अपोजिट है इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आना चाहिए जो कि मिसिंग है। R तो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। Coulomb's force law between 2 point charges Q1 and Q2 located at R1 and R2 is then expressed as, तो यहाँ आप नोटेशन देख रहे हैं, यहाँ 2 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 1 आ रहा है। जब फोर्स कैसा है, रिपल्शन का है, ये रहा Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 रिपल्शन, Q1 Q2 लेस देन 0 अट्रैक्शन। दोनों चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। अट्रैक्शन का फोर्स होगा तो यहाँ 2 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 2 आएगा। ये तो याद रखने का तरीका हो गया। एनसीईआरटी का नोटेशन अगर हम फॉलो करें, अगर हम कन्वेंशनल जाएं तो रिपल्शन के केस में यहाँ 2 1 आ रहा है तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट रिवर्स हो जाएंगे, 1 2 आएगा। कन्वेंशनल जाएं तो ये अनकन्वेंशनल जा रहे हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा हर जगह R∩1 की डायरेक्शन किधर से किधर है। चॉइस आपकी, आपको ये आसान लगता है आप इसे फॉलो कीजिए, आपको लगता है कन्वेंशन जो आपने 11th में सीखा था वो आसान लगता है आप उसको फॉलो कीजिए। दोनों फॉलो कर सकते हैं, दोनों सही हैं, गलत कुछ नहीं है। Some remarks on equation 1.3 are relevant. Equation 1.3 is valid for any sign of Q1 and Q2 whether positive or negative. Accordingly, attraction या repulsion हो जाएगा. If Q1 and Q2 are of the same sign, either both positive or both negative, F21 is along R∩1, which denotes repulsion as it should be for like charges. And if Q1 Q2 are of opposite sign, F21 is along minus R∩1 यानी R∩12, जो यहाँ इन्होंने सही लिखा है, यहाँ मिसप्रिंट है बच्चों ऊपर, जो मैंने बताया था अभी, which denotes attraction as expected for unlike charges. Thus, we do not have to write separate equations for the cases of like and unlike charges. Equation 1.3 takes care of both cases. दोनों इसमें शामिल है। The force F12 on charge Q1 due to charge Q2 is obtained from equation 1.3 by simply interchanging 1 and 2. That is F12 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है उसको, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन यहाँ पे आ गई R∩12 जो कि माइनस ऑफ F21 के बराबर होगा। जैसे हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, आपके दिमाग में क्या आता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब आपने पढ़ा था तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पढ़ा था, एक एक्शन हो गया दूसरा रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। दस कूलम्स लॉ एग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ये एक सिमेट्री हो गई, सिमिलरिटी हो गई किसमें, Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। Coulomb's law gives the force between two charges Q1 and Q2 in vacuum. If the charges are placed in matter or the intervening space has matter, the situation gets complicated due to the presence of charge constituents of matter. We shall consider electrostatics in matter in next chapter. तो दो चार्जेस के बीच में अगर कोई मैटर आ गया तो वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम उसको बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, परमिटिविटी चेंज हो जाती है। परमिटिविटी बच्चों तीन तरह की होती है, अभी हमने डील किया, डिस्कस किया एप्सिलॉन 0 को, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, तो वहां पर फिर रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, वो आ जाएंगी। एग्जांपल 1.4 देखते हैं जो काफी काम का है, आपको न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करके देखना चाहिए। Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence. दोनों में ये सिमिलरिटी है, दोनों inverse square law है on the distance between the charges or masses. आपसे कहा जा रहा है compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitudes. First,
फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इस पेयर के लिए, सेकेंड फॉर टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के बीच आपको Fe और Fg को कंपेयर करना है। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस इन 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट, जैसे कि एटम में होता है। प्रोटॉन का मास आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए ए पार्ट के लिए हमने फोर्स निकाला इलेक्ट्रिक फोर्स Q1Q2/r², एक पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो यहाँ माइनस साइन आ गया। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बीच निकाला, ये प्रोटॉन का मास है mp, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। जब रेशियो लेंगे कंपेयर करने के लिए Fe/Fg, उसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए था, तो बच्चों r² तो कट गया, बाकी जो क्वांटिटीज बची उनकी वैल्यूज हमने पुट की और रेशियो आया 10⁻39 के ऑर्डर का। सो 2.4 × 10⁻39। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है अट्रैक्शन का, वो 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। पर ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड हम मानते हैं प्रोटॉन इंटरेक्शन को। ऑन सिमिलर लाइंस द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये स्टैंडर्ड मानते हैं। 10⁻36 आपने देखा भी हो क्लास 11 में, फर्स्ट चैप्टर में हमने कंपेयर किया था फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, तो उसमें वहां पर यहाँ 10⁻36 था ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। However, it may be mentioned here that the signs of the two forces are different, क्योंकि प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का है। ये डिसिमिलरिटीज भी होगी दोनों में। For two protons, the gravitational force is attractive in nature and the Coulomb force is repulsive. The actual values of these forces between two protons inside a nucleus, जिनके बीच की डिस्टेंस जो है 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है इनसाइड ए न्यूक्लियस, तो वो 230 न्यूटन है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स 1.9 × 10⁻34 न्यूटन है। कंपेयर आप कर सकते हैं। द डायमेंशनलेस रेशियो ऑफ द टू फोर्सेस शोज दैट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर एनॉर्मसली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यही कारण है कि जिन भी न्यूमेरिकल में दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली आते हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। जब तक कि सवाल में नहीं कहा जाए हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। बी पार्ट अगर हम करते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ एक्सर्टेड बाय प्रोटॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज सेम इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑन ए प्रोटॉन। However, the masses of an electron and proton are different. Thus, the magnitude of force change हो गया, ये आया 10⁻8 न्यूटन के ऑर्डर का। यूजिंग न्यूटन्स, देखो फोर्स तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे उतना ही लगा रहा है जितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड। पर एक्सेलेरेशन की बात जहां आ जाएगी, एक्सेलेरेशन जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है 9.11 10⁻31, तो उसका एक्सेलेरेशन 2.5 10⁻22 के ऑर्डर का, जबकि प्रोटॉन का 10⁻19 के ऑर्डर का है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेरेशन प्रोटॉन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का है, वो तेज दौड़ेगा। ये ठीक वैसे ही आपसे पूछा जाए, सवाल पूछते हैं आपसे कि बताइए, इमेजिन, जस्ट इमेजिन हाइड्रोजन एटम है, और ये जो हाइड्रोजन एटम है इसमें सेंटर पर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, सेंटर पर प्रोटॉन है। बताइए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स लगाकर खींच रहा है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है? बहुत सारे बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं इस सवाल के जवाब में। इसका जवाब देने से पहले मैं एक और सवाल आपके सामने रखता हूं। ये बताइए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द मून, विच वन अप्लाइंग ग्रेटर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अदर? पृथ्वी चंद्रमा को ज्यादा फोर्स से खींच रही है या चंद्रमा पृथ्वी को ज्यादा फोर्स से खींच रहा है? द आंसर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो फिर फर्क किस बात का, अंतर किस बात का है? चंद्रमा तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चंद्रमा के चक्कर नहीं लगा रही है, बिकॉज मून हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि उसका मास कम है, तो चंद्रमा का एक्सेलरेशन ज्यादा है। ठीक वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा है, प्रोटॉन का कम है। अगला सवाल देखते हैं 1.5। चार्ज मेटेलिक स्फीयर A is suspended by nylon thread, another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A। बच्चों ये आप अपने आप कर सकते हो, इसमें कूलम ने जो कंसेप्ट यूज किया था वो एक्सप्लेन किया है।
कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और उसकी वजह से फोर्स कैसे चेंज होगा. जस्ट गो थ्रू दिस सॉल्व एग्जाम्पल, इजी टू अंडरस्टैंड. इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो इसको मैं लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में. अभी के लिए इतना ही काफ़ी. थैंक यू.